गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर हेमलता आकूदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, पिछले वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति की अवधारणा का। राजनीति विज्ञान में शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, या हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के आधारभूत अवधारणा के रूप में शक्ति का महत्व है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने दंड के रूप में शक्ति की अवधारणा को स्वीकारा है। उन्होंने राजनीति विज्ञान या राजनीति को दंड नीति या राजा को दंडधर भी कहा है। मनु ने दंड के महत्व को बताते हुए कहा है कि इसकी उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है तथा ये दंड ही राजा है और दंड को ही विद्वान लोग धर्म कहते हैं, क्योंकि दंड ही सभी से उसके धर्म का पालन करवाता है। या हम भारतीय विचारक कौटिल्य की बात करते हैं तो उनकी जो कृति है अर्थशास्त्र में भी राज्य के आंतरिक व बाह्य क्षेत्र में शक्ति की रक्षा, प्रयोग, विस्तार एवं पतन की समस्या पर गंभीर विचार उन्होंने प्रकट किए हैं। अब हम शक्ति के अर्थ या परिभाषा की बात करते हैं तो शक्ति की अवधारणा संपूर्ण राजनीति विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है, मैंने आपको जैसा बताया है। किंतु शक्ति के अर्थ व परिभाषा के बारे में विद्वानों में एक मत्ता नहीं पाई जाती है। मैकाइवर ने कहा है कि शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है, यानी शक्ति के बहुत सारे पक्ष होते हैं। हमें जो पक्ष दिखाई देता है हम शक्ति को उसी रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं शक्ति के जो बहुत सारे तत्व हैं, या हम उसके अर्थ को उन्हीं बहुत से पक्षों के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बल प्रयोग के रूप में। जो प्राचीन भारतीय राजनीति विचारकों ने शक्ति का एक अर्थ बल प्रयोग या दमन के रूप में स्वीकारा है। जब भी हम ये देखते हैं कहीं पे कोई आंदोलन होता है या कोई भी असामाजिक तत्व समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं तो बल के रूप में पुलिस के द्वारा जो डंडे बरसाए जाते हैं या जो शक्ति प्रदर्शन किया जाता है वह शक्ति का एक रूप होता है। दूसरा जो अर्थ का जो दूसरा पक्ष है शक्ति का, वह है मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में शक्ति। कुछ विद्वान कहते हैं कि शक्ति से प्रेम करना मानव के स्वभाव की मूल प्रवृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति अन्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने की कामना करते। हम अपने घरों में भी देखते हैं कि छोटा सा बच्चा है वो भी अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है। मतलब हर व्यक्ति, मतलब छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति में शक्ति धारण करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है। शक्ति बल प्रयोग करने की संभावना का नाम भी होता है। हम देखते हैं कोई आंदोलन चल रहा है और जैसे ही लोगों को यह आभास होता है कि नहीं पुलिस आने वाली है और पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है, वह आंदोलन बिल्कुल शांत हो जाता है। लोग चुप हो जाते हैं, आंदोलन को ख़त्म कर देते हैं। जैसे वो सारी भीड़ तितर बितर हो जाती है। तो यह भी शक्ति का एक रूप है कि जब भी बल प्रयोग की संभावना होती है वैसे ही अपने आप अशांति शांति में बदल जाती है। तो शक्ति को हम बल प्रयोग की संभावना के रूप में भी जानते हैं। अगली चीज आती है शक्ति व्यवस्था में एक निहित तत्व है। किसी भी राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था की रचना, संचालन एवं रक्षा के लिए शक्ति का तत्व आवश्यक होता है। शक्ति के अभाव में हम किसी भी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रत्येक व्यवस्था में जो मूल तत्व निहित है वह है शक्ति। अगला जो तत्व है वह शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया है। शक्ति एक ऐसा तत्व है जो प्रभाव की प्रक्रिया को जन्म देता है। जो पक्ष शक्ति को धारण करता है उससे अन्य पक्ष प्रभावित हो जाते हैं। हम अपने आसपास भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति होती है या जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, लोग उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
अन्य की अपेक्षा। तो प्रभाव के रूप में भी हमें शक्ति अपने आसपास दिखाई देती है। इसके अलावा नियंत्रण के अर्थ में भी शक्ति निहित होती है। कुछ राजनीतिक विचारकों ने शक्ति के संबंध में शक्ति का संबंध नियंत्रण से स्वीकारा है। उनका मत है कि शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रदर्शन करती है। हम अपने परिवार में भी देखते हैं, एक छोटा बालक है, वो फादर से या अपने पिता से ज़्यादा डरता है क्योंकि उनको लगता है कि वो शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तो उनके आते ही हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं, आपके क्या बोलते हैं ना, जो भी शक्तिशाली व्यक्ति आता है अपना वातावरण अच्छा हो जाता है, लोग बहुत ही संयत व्यवहार करने लगते हैं। इसके अलावा शक्ति का जो एक तत्व और है वह है मूल्य के अर्थ में शक्ति। शक्ति को मूल्य के अर्थ में भी स्वीकारा गया है, किंतु जहाँ कुछ विद्वानों ने इसे एक यथार्थवादी मूल्य के रूप में स्वीकारा है, वहाँ कुछ अन्य विद्वानों ने इसे आदर्शवादी मूल्य के रूप में स्वीकारा है। जो प्राचीन यूनानी सोफिस्ट विचारक थे थेसिमरेकस, उन्होंने यथार्थवादी मूल्यात्मक दृष्टि से शक्ति को स्वीकारा है। वो कहते हैं शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्ति के प्रति जो यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ही थ्रेसिमेकस ने कहा है अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि शक्तिशाली अन्यायी सदैव शक्तिहीन न्यायी की तुलना में लाभ में रहता है। जो आधुनिक युग की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मॉर्गेंथो, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक है, उन्होंने शक्ति को एक यथार्थ मूल्य के रूप में स्वीकारा है। इस अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति स्वयं साध्य होती है और उस पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता व न्याय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अपितु शक्ति अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और न्याय को आधार प्रदान करती है। अब हम शक्ति की परिभाषाओं की बात करें तो उसमें कुछ परिभाषाओं की मैं बात करती हूँ। उसमें रॉबर्ट बायस्टेड की जो परिभाषा है वह कहते हैं शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तव में प्रयोग। ड्यूबिन कहते हैं संगठित अंतरक्रियाओं की व्यवस्था के पीछे निहित तत्व ही शक्ति है। मॉर्गेंथो, जो जिनके विचार शक्ति के बारे में ही हैं, वह कहते हैं शक्ति में प्रत्येक उस तत्व को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है तथा उसे बनाए भी रखा जाता है। मैकाइवर जो राजनीतिक विचारक हैं वह कहते हैं शक्ति व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के अथवा समूह द्वारा समूह के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार बदलने की क्षमता है। तो इस प्रकार हमने शक्ति का अर्थ शक्ति के विभिन्न तत्वों के रूप में देखा, साथ ही शक्ति की परिभाषाओं के बारे में मैंने आपको बताया। तो हम देखते हैं हमारे आसपास परिवार में भी, हम जिस भी संस्था से जुड़े हैं, हम कॉलेज में जाते हैं वहाँ भी हमें शक्ति का रूप नज़र आता है, या हम आसपास समाज में या सब जगह हमें शक्ति नज़र आती है। और राजनीति विज्ञान में तो सब शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था बिना शक्ति का प्रयोग किए व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित नहीं कर सकती है। अब हम बात करते हैं शक्ति के प्रकार की। शक्ति कई प्रकार की होती है। उसमें पहला है अन्यों के व्यवहार में परिवर्तन की क्षमता की दृष्टि से शक्ति के जो प्रकार हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें आता है सबसे पहले बल। जब शक्ति धारक बल का प्रयोग करके अन्यों के व्यवहार में उसके अनुकूल परिवर्तन करता है, तब शक्ति के इस प्रकार को बल कहा जाता है। दूसरा जो शक्ति का प्रकार है वह है प्रभुत्व। जब कोई शक्ति धारक आदेश की शक्ति द्वारा अन्यों के व्यवहार में अपने अनुकूल परिवर्तन करता है, तब वह शक्ति के इस प्रकार को प्रभुत्व कहते हैं। तीसरा है चातुर्य। जब शक्ति धारक स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा प्रकट नहीं करता, अपितु युक्ति और छल द्वारा अन्यों के व्यवहार को अपने अनुकूल करता है, तब शक्ति के इस प्रकार को चातुर्य कहते हैं। अब हम देखते हैं औचित्य व अनौचित्य की दृष्टि से शक्ति के कौन कौन से प्रकार। उसमें पहला है वैधानिक शक्ति।
जब शक्तिधारक शक्ति का प्रयोग वैधानिक ढंग से करता है तो इसे औचित्यपूर्ण शक्ति का वैधानिक प्रकार कहा जाता है। दूसरा है परंपरागत। जब शक्तिधारक शक्ति का प्रयोग मान्य परंपरा के अनुसार करता है तो इसे औचित्यपूर्ण शक्ति का परंपरागत प्रकार कहा जाता है। तीसरा है करिश्मावादी। जब शक्तिधारक के व्यक्तित्व एवं गुणों में उसके अधीनस्थों का अटूट विश्वास एवं श्रद्धा होती है और शक्तिधारक इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शक्ति का प्रयोग करता है तो इसे औचित्यपूर्ण शक्ति का करिश्मावादी प्रकार कहते हैं। और अनौचित्यपूर्ण जो शक्ति का प्रकार है वो एक ही है, वह है दमन। दमन को हम अनौचित्यपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। अब अन्य दृष्टिकोणों से हम शक्ति की बात करते हैं तो दृश्य व अदृश्य शक्ति होती है। जो शक्ति हमें दिखाई देती है वह दृश्य शक्ति कहलाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है वह अदृश्य शक्ति कहलाती है। दूसरा है प्रत्यक्ष शक्ति और अप्रत्यक्ष शक्ति। जब शक्तिधारक स्वयं शक्ति का प्रयोग करता है तो इस प्रकार की शक्ति को हम प्रत्यक्ष शक्ति कहते हैं, किंतु जब शक्तिधारक अपने अधीनस्थों या अन्य के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करता है तो इसे हम अप्रत्यक्ष शक्ति कहते हैं। अगला है औपचारिक शक्ति एवं अनौपचारिक शक्ति। जब शक्तिधारक अपने पद में निहित शक्ति का वैधानिक तरीके से प्रयोग करता है तो ऐसी शक्ति औपचारिक शक्ति कहलाती है, किंतु जब शक्तिधारक के द्वारा शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर किया जाता है तो शक्ति के इस प्रकार के प्रयोग को अनौपचारिक शक्ति कहा जाता है। एक होता है दमनात्मक शक्ति एवं अदमनात्मक शक्ति। जब शक्तिधारक शक्ति का प्रयोग अत्याचार पूर्ण ढंग से करता है तो इस प्रकार की शक्ति को हम दमनात्मक शक्ति कहते हैं, किंतु जब शक्तिधारक के द्वारा शक्ति का प्रयोग दमनपूर्ण नहीं की होता है तो शक्ति के इस प्रकार को अदमनात्मक शक्ति कहते हैं। एक होती है संभावी शक्ति और दूसरी होती है वास्तविक शक्ति। जब शक्तिधारक शक्ति के प्रयोग की क्षमता तो रखता है किंतु उसका प्रयोग नहीं करता तो इस शक्ति को हम संभाव्य शक्ति कहते हैं। जब शक्तिधारक जिस शक्ति का प्रयोग व्यवहार में करता है और शक्ति के इस प्रकार को वास्तविक शक्ति कहा जाता है। एक होता है एक पक्षीय शक्ति, द्विपक्षीय शक्ति एवं बहुपक्षी। जब शक्ति का एक पक्ष हो, एक केंद्र हो तो वह एक पक्षीय शक्ति कहलाता है। जब शक्ति के दो केंद्र होते हैं तो वह द्विपक्षीय शक्ति कहलाता है। जब हमें शक्ति के बहुत सारे केंद्र नजर आते हैं, एक या दो या तीन नहीं होते बल्कि बहुत सारे केंद्र होते हैं, कई सारे पक्ष होते हैं, तो हम उसे बहुपक्षीय शक्ति कहते हैं। इसके अलावा एक होता है शक्ति केंद्रित शक्ति, विकेंद्रित शक्ति एवं व्याप्त शक्ति। जब शक्ति का निवास एक केंद्र में होता है तो हम उसे केंद्रित शक्ति कहते हैं। जब शक्ति एक से अधिक केंद्रों में निवास करती है तो उसे हम विकेंद्रित शक्ति कहती है। जब शक्ति का निवास जब शक्ति के निवास का कोई स्पष्ट केंद्र नहीं होती बल्कि वह संपूर्ण संस्था में बिखरी होती है या संपूर्ण समाज में बिखरी होती है तो उसे हम व्याप्त शक्ति कहते हैं। एक शक्ति होती है प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। जिस भू क्षेत्र में निवास करती है और क्रियाशील होती है उस भू क्षेत्र के आधार पर शक्ति के तीन प्रमुख प्रकार होते हैं। जैसे प्रदेश में निहित होती है तो प्रादेशिक शक्ति, राष्ट्र में निहित होती है तो राष्ट्रीय शक्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निहित होती है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। अब लास्ट जो प्रकार है वह है निम्न, मध्यम एवं महाशक्ति। शक्ति के इन प्रकारों की कल्पना राज्यों की पारंपरिक तुलनात्मक शक्ति के रूप में की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्य विभिन्न मात्रा में शक्ति धारण करते हैं। शक्ति की पारंपरिक मात्रा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीन प्रकार के राज्य शक्तियों को स्वीकारा गया है: निम्न शक्ति, मध्यम शक्ति तथा महाशक्ति। बच्चों, अब हम बात करते हैं शक्ति के स्रोत की कि किन स्रोतों से शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। उसमें पहला है ज्ञान।
ज्ञान शक्ति का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ज्ञान की मदद से ही व्यक्ति अथवा समूह के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का प्रबंध किया जाता है। ज्ञान की मदद से ही नेतृत्व के गुणों में निखार आता है और अन्यों की सहमति मिलने में मदद मिलती है। किसी भी राज व्यवस्था की शक्ति के संदर्भ में ज्ञान के स्रोत का विशेष महत्व है। दूसरा है प्राप्तियां एवं उपलब्धियां। ज्ञान को शक्ति की आंतरिक स्रोत माना जाता है और प्राप्तियों एवं उपलब्धियों को शक्ति का बाह्य स्रोत कहा जाता है। यहाँ प्राप्तियों और उपलब्धियों की साधारण अर्थ है संपत्ति और अन्य आर्थिक प्राप्तियाँ, भौतिक साधनों में वृद्धि, पद की प्राप्ति, सामाजिक राजनीतिक सम्मान की प्राप्ति आदि। तो इस प्रकार से प्राप्ति व उपलब्धियों से भी शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है संगठन एवं आकार। संस्थाओं के संदर्भ में शक्ति का प्रमुख स्रोत संगठन है। जिन संस्थाओं का संगठन सुदृढ़ होते हैं वह शक्तिशाली होती है। एक राज्य शक्तिशाली संस्था है और इसकी शक्ति का स्रोत इसका सुदृढ़ संगठन है। इसी प्रकार मजदूर संघ, व्यापार संघ, डॉक्टर्स का संघ, इंजीनियर्स का संघ आदि संस्थाओं की शक्ति के स्रोत भी उनके संगठन ही होते हैं। और जितने बड़े आकार का संगठन होगा वह उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। अगला जो स्रोत है वह है सत्ता। शक्ति का जो प्रमुख स्रोत है वह है सत्ता। अन्य व्यक्तियों से कम योग्य एवं निर्बल व्यक्ति भी सत्ता प्राप्त करके व्यवहार में शक्तिशाली बन जाते हैं। राजनीति में पर्याप्त योग्य और शक्तिशाली व्यक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के कारण कभी कभी उनके कम योग्य एवं शक्तिशाली व्यक्ति को सत्तारूढ़ कर दिया जाता है, जो शक्तिशाली बन जाता है। तो सत्ता शक्ति का एक बहुत ही वर्तमान समय में लोकतांत्रिक राज्य में महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला है विश्वास, विचार एवं कार्य। विश्वास, विचार एवं कार्य को भी शक्ति का स्रोत माना जाता है। किसी भी समाज के अपने विश्वास एवं विचार होते हैं और जो व्यक्ति अथवा संस्था इन विश्वासों एवं विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनको मूर्त रूप देने के लिए कार्य करते हैं वे ही शक्तिशाली बन जाते हैं। अगला जो अंतिम स्रोत है वह है परिस्थितियाँ। परिस्थितियों को भी शक्ति का स्रोत माना जाता है। परिस्थितियों की अनुकूलता व्यक्ति अथवा संस्था को शक्तिशाली बना देता है। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी तो आप ज़्यादा शक्तिशाली होगे और परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होगी तो आप कम शक्तिशाली हो जाएगी। हिटलर या मुसोलिनी का हम उदाहरण ले सकते हैं कि उस वक्त जर्मनी और इटली में इतना ज़्यादा उनके पक्ष में था कि वो दोनों शक्तिशाली हो गए। अब बात करते हैं हम शक्ति की विशेषताओं या लक्षणों की। तो उसमें सबसे पहला है जो विशेषता है वह है शक्ति संबंधात्मक होती है। कोई भी शक्ति है वह संबंधात्मक होती है। शक्ति में संबंध होता है। राजनीति विज्ञान में शक्ति विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों से बने समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को प्रकट करती है। इस प्रकार शक्ति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि सदैव ही एक से अधिक शक्ति इकाइयाँ मौजूद हैं। इनका सरल अर्थ है कि अन्य व्यक्तियों के अभाव में किसी एक व्यक्ति की शक्ति की कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब शक्ति को हम अन्य के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। शक्ति में हमेशा दो कर्ता होते हैं। शक्ति की जो अवधारणा है उसके हमेशा दो पहलू होते हैं। एक होता प्रभु, दूसरा होता अधीनस्थ। कभी भी अधीनस्थ पूर्ण शक्तिहीन नहीं होता। अतः कोई भी प्रभु तब तक प्रभु होता है जब तक कि अधीनस्थ उसकी शक्ति का अनुकरण करने को तैयार हो। इस प्रकार अधीनस्थ पर प्रभु को शक्ति निरपेक्ष नहीं होती। इसके अलावा यद्यपि अधीनस्थ के प्रसंग में प्रभु को शक्ति उच्च होती है किंतु यह सर्वोच्च नहीं होती है। प्रत्येक प्रभु अन्य प्रभु के अधीनस्थ होता है। दूसरा, अन्य शक्तियों की आवश्यकता होती है। शक्ति के अनेक रूप होते हैं। राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, विचार शक्ति, जनमत की शक्ति आदि। किसी एक समाज में किसी भी समय शक्ति के विभिन्न रूप एक साथ पाए जाते हैं। मतलब हमें समाज में हमेशा कई सारे शक्ति के रूप हर समय दिखाई देते हैं।
अगली जो विशेषता है वह वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति। शक्ति स्वयं में एक इकाई होती है, किंतु प्रयोग की दृष्टि से शक्ति के दो पक्ष होते हैं, वास्तविक शक्ति तथा संभावित शक्ति। शक्तिवान शक्ति के जिस अंश का प्रयोग वास्तव में कर रहा होता है उसे वास्तविक शक्ति कहा जाता है, और संभावित शक्ति ऐसी शक्ति होती है जिसका प्रयोग किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शक्तिवान द्वारा किया जाता है, भले ही वर्तमान में उसका प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगली जो विशेषता है, शक्ति औचित्य के गुण वाली होती है। जब शक्ति में औचित्य का गुण नहीं होता है तो वह शक्ति नहीं होती है, अपितु वह बल कहलाती है, और बल दमन और अत्याचार का प्रतीक होता है। तो शक्ति का प्रमुख लक्षण उसकी प्रकृति औचित्य, जैसे ही औचित्य पूर्णता शक्ति को प्राप्त हो जाती है वह सत्ता बन जाती है। अगली जो विशेषता है वह शक्ति का निरंतर संचय जरूरी है। शक्ति अपनी प्रकृति से एक साधन है, इसका अस्तित्व किसी निश्चित और औचित्यपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है, किंतु शक्ति की यह भी प्रकृति है कि वह न केवल अपनी वर्तमान रूप और स्थिति की रक्षा करना चाहती है, अपितु शक्ति लगातार अपनी वृद्धि व संचय चाहती है। जैसे ही आप अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, आप सोचोगे हम शक्तिशाली बन गए, तो आप उसी दिन आपकी शक्ति कम होने लग जाएगी। मतलब हमें शक्ति का निरंतर संचय करना या निरंतर उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना अनिवार्य होता है। अब हम बात करेंगे शक्ति के प्रयोग तथा इसकी सीमाओं की। तो सबसे पहले प्रयोग की बात करते हैं। निश्चित उद्देश्यों एवं लक्षणों की प्राप्ति के लिए शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग एक साधन के रूप में करता है। व्यवहार में शक्ति का प्रयोग दंड, पुरस्कार, प्रलोभन, धमकी, विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभों या हानियों के रूप में प्रकट में होता है। इन्हें शक्ति के साधन अथवा शासित कहा जाता है। शक्ति धारक अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इनमें से किसी एक अथवा अनेक शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रायः इन शक्तियों का विवेकपूर्ण प्रयोग करने पर शक्ति धारक को सफलता मिलती है, किंतु परिस्थितियों के विपरीत होने पर उसे असफलता मिल सकती है। अब बात करेंगे हम शक्ति प्रयोग की सीमाओं की। शक्ति दो अथवा दो से अधिक पक्षों के बीच एक विशेष प्रकार के संबंध की स्थापना करती है, अतः उसका निरपेक्ष प्रयोग संभव नहीं होता है। दूसरे शब्दों में शक्ति का पूर्ण स्वेच्छाचारी, निरंकुश तथा असीमित प्रयोग संभव नहीं होता है। वस्तुतः शक्ति का प्रयोग सदैव ही सापेक्ष होता है, अर्थात शक्ति के प्रयोग पर अनेक मर्यादाएं, अंकुशों अथवा सीमाओं का प्रतिबंध रहता है। शक्ति का प्रयोग उसके उद्देश्यों व लक्ष्यों से मर्यादित रहता है। इसके अलावा शक्ति के प्रयोग पर इतिहास, परंपरा, धर्म, नैतिक मूल्यों आदि का प्रतिबंध भी क्रियाशील रहता है। किसी समाज की राजनीतिक विकास की अवस्था एवं राज व्यवस्था के रूप में शक्ति के प्रयोग पर विभिन्न प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण के लिए लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में जनमत अथवा दबाव समूह का प्रभाव शक्ति पर प्रतिबंध का कार्य करता है। शक्ति के प्रयोग पर परिस्थितियों का भी प्रतिबंध रहता है। बच्चों, आज इस वीडियो में हमने शक्ति के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सत्ता के बारे में। धन्यवाद।